Hello everyone. Our today's topic is agricultural sector on the eve of independence. कि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। सबसे पहले देखते हैं, इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन। ज़्यादातर जो जनसंख्या थी हमारी वो कैसी थी, ब्रिटिश कॉलोनीज के टाइम पे हमारी कैसी थी, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। अबाउट 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस एंड लिव्ड ऑन एग्रीकल्चर। जो ज़्यादा से लगभग 85% जो हमारी जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो गाँव में रहती थी और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, या उनकी लिवलीहुड जो थी वो किससे चलती थी, एग्रीकल्चर से चलती थी। हाउएवर द एग्रीकल्चरल सेक्टर कंटिन्यूड टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड डेट्रोएशन। जो हमारी लेकिन जो ज़्यादातर जनसंख्या थी हमारी किस में थी, एग्रीकल्चरल पर डिपेंड करती थी। तो ऐसा भी तो होना चाहिए था कि इसको ग्रो ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी जो इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी थी, वो कैसी हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसा हो गया, स्टैग्नेशन। मीन्स कि उसकी ग्रोथ रेट बहुत बहुत ज़्यादा धीमी थी, या ऐसा मान लीजिए कि बिल्कुल ही नहीं थी। ठीक है, तो उसके पीछे क्या क्या कारण रहे थे, हम उसी के बारे में देखेंगे आज। जैसे अगर आपको वो एग्जांपल्स ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो हम क्या देखेंगे कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था उसमें किस तरीके से बदलाव हुआ था। वो सबसे बड़ा कारण रहा था, जो एक सिस्टम चलाया था जिसमें ज़मींदारी सिस्टम कहा जाता है, जिसको ज़मींदारी सिस्टम। इसमें क्या होता था, कंपनी होती थी, ज़मींदार होते थे और जो आपके टीलर्स होते थे। कंपनी क्या कहती थी ज़मींदारों को कि भाई ज़मीन आपकी है एंड यू आर द ओनर ऑफ द लैंड, अब जैसे चाहे आप कुछ भी कीजिए, आप टीलर से वसूल कीजिए, हमें हमारा परसेंटेज चाहिए। तो ज़मींदार क्या करते थे, टीलर से वसूल करते थे और किसको दे देते थे, कंपनी को दे देते थे। तो कंपनी को उसका हिस्सा मिल रहा था प्रॉफिट का, तो उन्हें कोई मतलब नहीं था कि ज़मींदार किस तरीके से टीलर्स को ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ज़मींदार क्या करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा टीलर्स से वसूल करते थे, जो उनका रेवेन्यू होता था उसको कलेक्ट करते थे। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, दो मूवीज़ के पोस्टर्स हमने दिखाए हैं। एक है आपकी लगान मूवी, अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मदर इंडिया एंड लगान मूवी, इसमें आपको उस टाइम की कंडीशंस, उस टाइम के किस तरीके की कंडीशंस होती थी किसानों की, कि वो किस तरीके से, जैसे आपकी जो बारिश नहीं हुई या फिर ऐसी कंडीशंस आई जब उसके पास में ज़मींदार, जो किसान थे उनके पास में रेवेन्यू देने के लिए कुछ नहीं होता था, या फिर उनकी फसल ख़राब हो जाती थी, उसके बावजूद भी किस तरीके से जो ज़मींदार होते थे वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे, किसका, किसानों का। तो आप इनको बेटर तरीके से इस एग्जांपल में समझ सकते हो। जो और आगे देखते हैं हम, और क्या होता था कि जो ज़मींदार होते थे उनको उनका हिस्सा मिल जाता था, तो अब उन्हें कोई मतलब नहीं होता था, कल्टीवेटर्स जो थे, जो टिलर्स थे, उनके कंडीशन क्या हो क्या नहीं हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट इज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज कर दिया, ये दूसरा कारण था कि जो स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट कारण था, किस तरीके से कॉमर्शियलाइजेशन किया था, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, पहले यहाँ पर कौन सी फसल उगाते थे, वीट एंड राइस। लेकिन जब जो कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा था तो उन्होंने क्या कहा लोगों से कि आप जो आपकी ऑर्थोडॉक्स विचारधाराएं हैं आप उनको छोड़ो और आप कॉमर्शलाइज कीजिए, या फिर आप जो फसल बोते हैं आप उसको बेचिए। तो लोगों को मजबूर किया या फिर उनको कन्वेंस किया फसल बेचने के लिए, उगाने के लिए। ठीक है, दैट इज़ कॉमर्शलाइजेशन। इसमें आता आपका इंडिगो भी आता था, जिसको उगाते थे और फिर बेच देते थे, एंड कॉटन होता था। नेक्स्ट देखते हैं हम, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। जो टेक्नोलॉजी थी उसका लेवल बहुत बहुत कम था, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी थी ही नहीं उस टाइम पे। हम क्या करते थे, हमारे पास जो प्रिमिटिव जो साधन होते थे हम उन्हीं का यूज़ करते आ रहे थे, हमारे पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी थी हम उन्हीं टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते आ रहे थे, तो उससे कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। एंड इंसेंटिव्स फॉर मॉडर्नाइजेशन, और ना हमारे पास में इतने पैसे थे कि हम उस एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकें। नेक्स्ट है लैक ऑफ इरिगेशन। अब बारिश नहीं हुई, हमारा जो एग्रीकल्चर था वो एकदम से अनसर्टेन था, या फिर एग्रीकल्चर अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता था, बिकॉज हम टोटली
किस पर डिपेंडेंट थे? बारिश के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी और फसल ख़राब हो जाएगी। जैसे आप देखते हो जो लगान मूवी में होता है, आपने देखा हो तो, जैसे बारिश नहीं होती है तो उन फसल जो थी कम्प्लीटली किस पर डिपेंड करती है? बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर बारिश नहीं हुई तो फसल भी ख़राब हो जाएगी, और फसल ख़राब हो जाती है तो जो रेवेन्यू था ज़मींदारों को वो रेवेन्यू नहीं दिया जाता और किसानों की हालत और बुरी हो जाती थी। नेक्स्ट है नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब ये तो बहुत दूर की बात हो गई, हमारे पास में फर्टिलाइजर्स तो बहुत दूर की बात हो गई। जो हम कम्प्लीटली जो प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ कर रहे हैं और बारिश के ऊपर, रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमारे पास में फर्टिलाइजर्स तो कहाँ से आएंगे? तो ये कारण थे सारे हमारे स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर के। आगे देखते कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किस तरीके से उन्होंने कॉमर्शलाइज किया था एग्रीकल्चर को। ये सबसे बड़ी हमारे सामने एक समस्या पैदा हो गई थी। द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वर्क ऑलवेज इन द नीड ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंड नट्स, शुगर केन एट्सेट्रा टू कीप देयर फैक्ट्री रनिंग। जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें हमेशा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी अपनी फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए। जो ब्रिटेन में फैक्ट्रीज चल रही थी उनके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंड नट्स, शुगर केन्स, जो उन फैक्ट्रीज़ में कोई प्रोडक्ट जो बना रहे थे उनके लिए। By offering high prices, the Indian peasants were attracted to production और commercialized crop instead of food crop. अब लोग जो थे वो क्या कर रहे थे कि अब वो जो अंग्रेज़ थे या फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों को, जो किसान थे, उनको हाई प्राइस ऑफ़र कर रहे थे कि देखो, या किसानों को वो हाई प्राइस ऑफ़र कर रहे थे, उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाए इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। तो the extent of commercial agriculture went so far as to make many peasants purchase their food requirements from shop in towns. अब क्या हुआ? अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, भाई आपने उगाया और आपने बेच दिए जो क्रॉप्स थी वो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से। अब उनके पास में, मान लीजिए उनके पास में कपास था या उनके पास में कॉटन था, उन्होंने कॉटन उगाया और कॉटन को बेच दिया कहाँ पर? मार्केट में। अब उसके पास पैसे आ गए, अब उस पैसे से वो क्या करेगा? उसकी फूड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, उसे ख़रीद के लाएगा टाउन से, शॉप से, और जितना उसका जो कॉटन था वो बिका, जो वो फूड लेके आ रहा है वो फूड उसको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ से होती है शुरू। और अगर ऐसी कंडीशन में, जैसे उसने कॉमर्शियल क्रॉप्स बोई, कॉटन बो दिया या इंडिगो बो दिया, उन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप्स बोई, अगर बारिश नहीं हुई तो क्रॉप हो गई फेल। ठीक है, अगर क्रॉप फेल हो गई तो क्या होता है? उनके पास में मनी नहीं आएगी, वो बेचेंगे नहीं उस फसल को, फसल नहीं बेचेंगे तो फूड रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरी होंगी? तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा क्या होता था? भूखमरी आती थी, स्टारवेशन, क्योंकि उनके पास में उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फिर पैसे नहीं होते थे, उनकी फसल ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होती थी। This fall in production of food crops was responsible for frequent famine in India during the British rule. और यही जो उन्होंने ये कॉमर्शलाइजेशन शुरू किया था फूड क्रॉप्स का, जो क्रॉप्स का कॉमर्शलाइजेशन शुरू किया था, इसी कारण से बहुत सारे अकाल पड़े थे इंडिया में। कभी आपने हरियाणा, पंजाब, इन एरियाज़ में कभी अकाल का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम मोस्टली क्या बोते हैं? हम फूड क्रॉप्स बोते हैं, वीट, राइस, बिकॉज़ यहाँ की लैंड जो है वो सपोर्ट नहीं करती है कॉटन वगैरह को ज़्यादा, तो यहाँ पर फूड क्रॉप्स बोते हैं। जबकि अगर आप देखते हो जो विदर्भ है महाराष्ट्र में और इधर उड़ीसा साइड में या इन एरियाज़ में क्या होता है? इन एरियाज़ में कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाती थी, जो बेचने के लिए क्रॉप्स उगाई जाती थी, वो सबसे ज़्यादा जो बारिश पे डिपेंड करते हैं, और बारिश अगर नहीं हुई तो फसल क्या होती? ख़राब हो जाती क्रॉप्स। और इस वजह से इन्हीं एरियाज़ में सबसे ज़्यादा फैमिन्स आए थे, सबसे ज़्यादा लोग भूख के कारण इन्हीं एरियाज़ में मरे थे। और आज भी जो सबसे ज़्यादा फैमिन है या फिर जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो कहाँ पर है? विदर्भ में है, जहाँ पर आपकी जो फूड क्रॉप्स है उनकी बजाय वहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉप्स आज भी उगाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स इज कॉल्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फूड क्रॉप्स की बजाय जो कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाती हैं या कैश क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसे कहते हैं हम कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
ओके, तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो एक स्टेगनेंट सिचुएशन में पहुंच गई थी, या फिर उसने बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया था हमारी इकोनॉमी का, या किस कारण से हमारी जो एग्रीकल्चर था वो पिछड़ गया। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।